हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी KR एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीटली कल मैंने वीडियो बनाया था, उसमें सारी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी, कवर नहीं हो पाई थी। तो आपके जो डाउट्स थे उनको इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और देखिए दोस्तों, यूपीएस के अंदर भी आप जो है 60% तक पैसा निकाल सकते हो, लेकिन इससे आपको क्या नुकसान होगा इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और इस दिनांक तक चुनना होगा यूपीएस या एनपीएस। जो एनपीएस में है भाई लोग, उनको भी लिख के देना होगा कि हम एनपीएस में रहना चाहते हैं। जो यूपीएस में, उनको भी यहाँ पे यूपीएस चुनना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर डेट यहाँ पे दे दी गई है और 1 अप्रैल 2025 से लेके आपके पास में 3 महीने का समय रहेगा। 30 जून 2025 तक का समय है। 3 महीनों में आपको यहाँ पे यूपीएस में जो है एनपीएस में रहना चाहते हो या फिर यूपीएस में आप कन्वर्ट कराना चाहते हो, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। यूपीएस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो आपको ये वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे लगभग सारी की सारी नॉलेज आपकी कवर होने वाली है यूपीएस को लेकर। वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्लीटली जानकारी मिलेगी। और इसके अंदर अपने को कैसे फ़ायदा होने वाला है आसान भाषाओं में आपको समझाने वाला हूँ। और आपके जो सभी सवाल है जो आपने कल वीडियो डाला था उसके ऊपर जो कमेंट कर रखे थे, उनका सभी का वन बाय करके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और इसके अंदर आपको ग्रेजुएटी मिलेगी या नहीं मिलेगी इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो न्यू गजट जारी हुआ है उसके ऊपर चलते हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें अपनी यहाँ पे क्लियर होने वाली है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको न्यू गजट जो PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। और देखिए, इन्होंने PFRDA ने यहाँ पे आपसे सुझाव मांगे थे, लेकिन उन सुझाव का मेरे को यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं लगा कि किसी भी सुझाव को यहाँ पे PFRDA ने यहाँ पे माना है। और इसमें जो पहले सरकार ने जो गजट जारी किया था और अभी जो गजट जारी किया है PFRDA ने विस्तृत गजट, इन दोनों में कोई जो है विशेष डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। बस यहाँ पे हर चीज़ की आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है। और देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे लिखा है कि 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने के भीतर आपको केंद्र के द्वारा यदि किसी विस्तार समय सीमा की अनुमति दी जाती है तो इसके भीतर अब नियम इसके व्यक्ति के संबंध में, यानी इस डेट में आपको यहाँ पे चुनना होगा यूपीएस या एनपीएस। एक बार चुना गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। एक बार आपने चुन लिया तो उसके बाद में आपको चाहे उसमें नुकसान हो चाहे फायदा हो, आपको उसी में रहना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में देखिए, यूपीएस के तहत विकल्प और चयन के नामांकन, यहाँ पे आपको कई सारे फॉर्म वगैरह दे रखे हैं, भी आपको मैं बताऊंगा। जिन भी भाइयों को यूपीएस सुनना है उनको वो सभी फॉर्म वगैरह यहाँ पे करके सबमिट करने होंगे। इसके अलावा स्थायी सेवानिवृत्ति शाखा जो आपको PRN नंबर होता है उसकी बात की जा रही है। आगे है अंशदान, आपके मैंने बता दिया था। 2 आपका जो है व्यक्तिगत कोर्स रहेगा और एक जो है आपका जो सरकार का कोर्स यहाँ पे रहेगा, जिसको अपन यहाँ पे कहेंगे पूल कोर्स। तो इसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया था। आपका व्यक्तिगत कोर्स के अंदर आपका 10% जो भी पैसा कट रहा है आपका, देखिए यहाँ पे मैं ओपीएस आपका जो है एनपीएस और यूपीएस में थोड़ा सा फिर से डिस्क्राइब कर देता हूँ। एनपीएस में भी क्या हो रहा है, 10% पैसा बेसिक डीए का आपका कट रहा है, 14% सरकार जमा कर रही है। यूपीएस में 10% आपको वो कटता रहेगा। सरकार ने यहाँ पे 2 पुल बनाई है, आपका पर्सनल पुल रहेगा जिसमें सरकार का 10% रहेगा और आपका 10% रहेगा। इसके अलावा एक अलग से वो जो पुल बनाया सरकार ने, उसमें 8.5% ओनली सरकार का योगदान यहाँ पे रहेगा। तो आपका जो पर्सनल कोर्स है इसमें आप जो है अपना निवेश का विकल्प आपके पास में रहेगा। आप वो चुनते हो, चुन सकते हो निवेश का विकल्प। अगर आप नहीं चुनते हो तो फिर वह जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पैटर्न है उसी के आधार पे आपका जो वो निवेश होता रहेगा। ये चीज़ें इसमें लिखी गई है। इसके आगे पुल कोर्स के अंदर आपका कोई भी अधिकार नहीं रहेगा, यह सरकार के अंडर अधीन रहेगा सारा कुछ। और इसमें सरकारी जो है जहाँ चाहे निवेश कर सकती है। ये एक निधि आधारित प्रणाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपने आपका जब रिटायरमेंट होगा तब तक आपने जो है कितना निवेश कर दिया उसके आधार पे आपने जो आपकी निकासी कितने रही, क्या कुछ रहा, उसके आधार पे आपकी डिसाइड होगा कि आपको यहाँ पे पेंशन या आपको जो फायदे मिलने वाले हो वो किस हिसाब से यहाँ पे मिलने वाले हैं। बहुत बड़ा जो है यहाँ पे रोल रहने वाला होता है। मैं आपको विद डिटेल से एक्सप्लेन के साथ में समझाने वाला हूँ। अंशदानों का निवेश, यहाँ पे निवेश का उद्देश्य क्या है, पूल कोर्प्स का निवेश क्या है। पूल कोर्प्स का देखिए, जो सरकार के पास 8.5% का सरकार जमा करा रही है, उसका मतलब ये है कि आपका जो खुद का पर्सनल कोर्प्स है उससे मान लो आपकी किसी भाई की पेंशन बननी होती है, जैसे 50,000 उसको मिलने हैं वहाँ पर रिटायरमेंट जो भी है, सारे कुछ भत्ते मिलाए पेंशन वगैरह, उसकी 50,000 मिल रही है। अब उसने खुद का जो पर्सनल कोर्प्स है वहाँ से मान लो उसके 45,000 रुपये रिटर्न आए, तो अब जो है 5,000 सरकार इस पूल से निकालेगी और दोनों को ऐड करके उसकी पेंशन एक अश्योर्ड पे आउट जो बात की जा रही है। देखिए, यहाँ पे बार बार कहूँगा कि अश्योर्ड पे आउट की, पेंशन की बात कहीं भी नहीं की गई है। अश्योर्ड पे आउट की बात यहाँ पे की जा रही है। पेंशन का नाम कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा इस पूरे गजट के अंदर। व्यक्तिगत कोर्स का निवेश जो मैंने आपको बता दिया था, ये जो है आप खुद जो है आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसका आपके पास में निवेश का विकल्प रहेगा। अगर आप नहीं करते हो तो फिर जो है डिफ़ॉल्ट निवेश का विकल्प यहाँ पे और ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। और इसके देखिए कई सारे जो है सेक्शन वगैरह बताए गए हैं। आगे बेंचमार्क कोर्स, देखिए बेंचमार्क कोर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया। बेंचमार्क कोर्स का मतलब ये है कि सरकार ने यहाँ पे एक्सपेक्टेड एक कोर्स माना है कि जो है अगर कोई बंदा रेगुलर मान लो
आप यूपीएस में कोई बंदा आज ही लगता है काम पे या फिर यूपीएस आज चुनता है, तो उसका यूपीएस में जो है उसके रिटायरमेंट तक 60 साल की उम्र होने तक उसके पास में जो है कितना पैसा यहाँ पे हो जाना चाहिए, या यूँ मान के चलिए कि 25 साल की जो है इन्होंने अहर्क सेवा मानी है, यानी 25 साल की मिनिमम सर्विस मानी है, तो 25 साल के अंदर उसका जो कॉर्प्स है, जो व्यक्तिगत कॉर्प्स है, उसके अंदर कितना अमाउंट आपका हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें अगर यहाँ से आप अपना देखिए, यहाँ पे सब चीज़ें उसको एक एक्सपेक्टेड माना गया है, और उस पूरी मोटी अमाउंट को जो है बेंचमार्क कॉर्प्स का नाम यहाँ पे दिया गया है। और बेंचमार्क कॉर्प्स जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, आप देख रहे हैं। संचय के दौरान आपकी जो है कोई भी आंशिक निकासी नहीं होनी चाहिए। निवेश के प्राधिकरण द्वारा निर्धारित डिफॉल्ट पैटर्न के अनुसार, डिफॉल्ट पैटर्न आपका जो खुद का जो पैटर्न है उसको नहीं लिया गया है, डिफॉल्ट पैटर्न के आधार पर तय होने वाला है। कोई भी किया गया स्वैच्छिक अंशदान शामिल नहीं किया जाएगा, और केंद्र सरकार के तहत अहर्क सेवा की शुरुआत से पहले अवधि के लिए कोई भी अंशदान नहीं लिया जाएगा। इसके आगे प्रत्येक अहर्क सेवा के माह के लिए कर्मचारी लागू स्थान नियमित तो समय पर प्राप्ति, जैसा कि 6 उपनियम। यह आपको मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया कि बेंचमार्क कॉर्प्स क्या होता है, कि एक्सपेक्टेड सरकार इतना कि इतना अमाउंट आपका अभी तक जमा हो जाना चाहिए विद इंटरेस्ट आपके पर्सनल कॉर्प्स के अंदर, उसको बेंचमार्क कॉर्प्स का यहाँ पे नाम दे दिया गया है। और आगे देखिए इसमें भी और कई सारी चीज़ों का जो डिपेंड कर रहा है। लाभ प्राप्त करने के देखिए आपको सभी को पता ही है, वही है 10 साल की मिनिमम सर्विस रहेगी तो आपको 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन मिलेगी। 25 साल की आपको पेंशन रहेगी तो आपको वो जो है पूरी जो है पेंशन आपकी बनेगी, वो मिलेगी, बशर्ते आपने कोई आंशिक निकासी वगैरह नहीं की हो। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब 10 साल से ज़्यादा और आपके जो है 25 साल से कम रहेगी तो उनको आनुपातिक रूप से यहाँ पे पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यही मोटी मोटी चीज़ इसमें लिखी गई है। और अब आगे अपन देखेंगे इसके अंदर लमसम अमाउंट। तो लमसम अमाउंट भी मैंने आपको बता दिया था, एक मुश्त और लमसम अमाउंट जो मिलेगी आपको, यानी एल का मतलब आपने जितने 6-6 महीने के पीरियड में काम किया है, वो जैसे किसी 30 साल की नौकरी तो 6-6 महीने के उसके 60 पीरियड हो गए। और इसमें आपका अंतिम महीने का बेसिक और डी ई का मतलब अंतिम महीने का आप जो रिटायरमेंट हो रही है उसका बेसिक और डी, और उसमें 10 का डिवाइड करेंगे और यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जो निकल के आएगा वो आपको लमसम अमाउंट एक साथ आपको दिया जाएगा। यूपीएस के अंदर तहत भुगतान जो किया जा रहा है वो इस फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। इसको मैं आपको विद एग्जाम्पल अभी समझाने वाला हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जो आंशिक निकासी वगैरह है, अंतिम निकासी क्या कर सकते हो या फिर आप कितनी निकासी यहाँ पे कर सकते हो, उसको भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ये है आंशिक निकासी। देखिए आंशिक निकासी जो है इसमें लिखा है कि यूपीएस अभिता तो यूपीएस बिहार के तहत व्यक्तिगत कोष से आंशिक निकासी करने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते यूपीएस या एनपीएस जो भी पहले के तहत नामांकन तारीख से 3 वर्षों के लॉगिन, इन 3 वर्षों की लॉगिन अवधि आपको पूरा करनी पड़ेगी, और 3 बार जो है आप आंशिक निकासी कर सकते हैं। जिसमें एनपीएस के तहत पहले, अगर एनपीएस के तहत आपने कोई भाई जैसे 2010 में लगा होगा तो उसने एनपीएस के तहत एक बार निकासी कर ली होगी तो उसको भी शामिल किया जाएगा, और 2 बार वो इसमें और जो है निकासी कर सकता है। कितने पेमेंट की निकासी कर सकता है, किन किन कामों के लिए निकासी कर सकता है, वो आप इसमें देख सकते हैं डिटेल से, हिंदी में आप अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी 3 बार जो है आप अपना आंशिक निकासी यहाँ पे कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, अंतिम निकासी जो है आपके जो एनपीएस में आप कर पा रहे हो, तो आपका जो फंड था उसका 60% तक आप एनपीएस में निकाल रहे थे, 40% आपका पैसा मार्केट में लग रहा था, वहाँ से जो पेंशन मिल रही थी वो आपको मिल रही थी। लेकिन यूपीएस के अंदर क्या हो रहा है, अंतिम निकासी प्रतिशत क्या रह सकता है। देखिए यूपीएस अभी तक है उसके कानूनी रूप से विवाहित पति जैसा भी मामला हो के पास ये विकल्प होगा कि वह अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम के तहत सेवानिवृत्ति नियम 1965 के तहत शास्त्री के रूप में नहीं की तिथि पर यूपीएस से जुड़े पीआरएन के उपलब्ध व्यक्तिगत कॉर्प्स का, या आपका जो व्यक्तिगत कॉर्प्स है उसका, या बेंचमार्क कॉर्प्स जो भी दोनों में से कम होगा उसका अधिकतम 60% तक आप राशि यहाँ पे निकाल सकते हो, बशर्ते कि ऐसे यूपीएस अभिदाता को देय सुनिश्चित भुगतान में अनुपातिक कटौती की जाएगी। देखिए यहाँ पे कंडीशन डाल दी है, आपको जो लाभ मिलेंगे बाद में पेंशन वगैरह के, उसमें बहुत भारी आपकी कटौती यहाँ पे रहने वालेगी। और यहाँ से अगर आप निकासी करते हो तो आपको इसका किस तरीके से नुकसान होने वाला है, बाद में जब आपकी पेंशन पे आउट जो बनेगा उसमें बहुत बड़ा नुकसान आपको देखने को मिलेगा। जितनी बड़ी निकासी रहेगी उतना ही नुकसान आपको यहाँ पे रहेगा, वो मैं आप विद एग्जाम्पल अभी आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए दोस्तों, कोई बंदा जो है 15 साल में रिटायर हो रहा है, कोई बंदा 25 साल में रिटायर हो रहा है, उसकी सर्विस जो है 30 साल की है, तो उसको जो लाभ मिलना स्टार्ट होगा वो एक्चुअल उसकी जो रिटायरमेंट की डेट है उस दिन से लाभ मिलना स्टार्ट होगा। जो भी चाहे न्यूनतम पेंशन की बात हो, कुछ भी किसी भी टाइप का लाभ हो, आपको वो जो है एक्चुअल रिटायरमेंट की डेट है उसी दिन से आपको मिलना स्टार्ट होगा। अगर आपने 50 की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया तो 50 से 60 के साल के 10 साल के गैप है उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको ग्रेजुटी वगैरह भी आराम से मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर भी हाल सर लोकसभा राज्यसभा में सवाल जवाब उठे थे, और इसमें स्पष्ट क्लियरली मेंशन है कि एनपीएस में भी था, यूपीएस में, ओपीएस में, सब में ग्रेजुटी का यहाँ पे प्रावधान रहेगा। लमसम अमाउंट मैंने आपको बता दी है किस हिसाब से आपकी रहने वाली है। अब देखिए जिन भाइयों को यूपीएस सुनना है उनको इन प्रोफार्मा में फॉर्म भरना है। देखिए कई सारे प्रोफार्मा है यहाँ पे,
ये सभी प्रोफार्मा में आपको फॉर्म वगैरह, आपकी जो पर्सनल डिटेल वगैरह हैं, जो संपर्क विवरण है, किसको नॉमिनी बनाना चाहते हो, किसको क्या है, सारा कुछ जो है ये आपको इतने सारे फॉर्म वगैरह भर के और सबमिट करने होंगे, तब जाके जो है आपका एनपीएस से यूपीएस में कन्वर्ट कर दी जाओगे। अगर आप एनपीएस में ही रहना चाहते हो तो आपको यहाँ पे जो सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। तो ये कई तरीके के तमाम तरीके के फॉर्म है, आप आराम से देख सकते हैं। मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको क्लियरली बता दी है। अब मैं जो है बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो है पेंशन जो बनेगी वो किस हिसाब से बनेगी, क्या सबको सेम मिलेगी, अलग अलग रूल आपके रहने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको जो है पूरा फायदा यहाँ पे दिया जाएगा, यानी पूरी तरीके से आपकी जो एक्चुअल पेंशन बन रही है वो आपको मिलने वाली है। वो कब? 25 साल के बाद में मिलेगी। एक तो पहली कंडीशन तो यही है, और ये 5 कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो फिर आपको जो है पूरी तरीके से यूपीएस का लाभ मिलेगा। अन्यथा आपने एक भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं की तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो लाभ मिलना था उतना ही यहाँ पे कम हो जाएगा। तो देखिए, पहला कंडीशन है, किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले 12 मासिक औसत का मूल वेतन 45,000 रुपये। ये जो है एक एग्जाम्पल के रूप में अपने लिया है, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे समझाने जा रहे हैं कि 45,000 रुपये किसी बाई का औसत मूल वेतन निकल के आ रहा है। मान लो अभी कोई रिटायर हो रहा है यूपीएस के अंदर, और कर्मचारी के पास 25 वर्ष 300 महीने उससे अधिक की एरक सेवा, ये आपको क्लियर हो गया कि 25 साल की आपकी न्यूनतम सेवा यहाँ पे मांगी गई थी। इससे कम अगर किसी का होगा तो आनुपातिक रूप से उसकी जो है पेंशन यहाँ पे कम हो जाएगी। तो 25 साल आपकी मिनिमम होनी चाहिए, यानी 300 महीने आपके हो गए। कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा किए। आपने जो आपका जो 10% कट रहा है वो नियमित रूप से जमा होना चाहिए, उसमें कोई सी टाइप की चूक नहीं होनी चाहिए। कर्मचारी ने निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न चुना। निवेश का जो आपका पर्सनल कॉप्स के अंदर आपके ऑप्शन होता है, तो किसी ने जो यहाँ पे डिफॉल्ट पैटर्न अगर चुना है तो वो आपको जो है चुना होगा, वो भी आपकी कंडीशन इसके अंदर है। कर्मचारी ने कोई भी आंशिक निकासी नहीं की। किसी ने अगर आंशिक निकासी कर ली तो उस हिसाब से उसको यहाँ पे फायदे कम हो जाएंगे। तो 5 चीज़ें अगर आप कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपको पूरी तरीके से लाभ मिलेगा, अन्यथा उस हिसाब से आपको कम ज़्यादा होता रहेगा। पहली कंडीशन देखिए, कर्मचारी फर्स्ट से फोर्थ सभी शर्तों को पूरा करता है। अगर कोई कर्मचारी सभी की सभी शर्तों को पूरा करता है तो ये जो है फॉर्मूला है इसका, कर्मचारी को सुनिश्चित भुगतान का एश्योर्ड पे आउट जो रहेगी उसकी जो पेंशन बनेगी उसका फॉर्मूला ये है। पी का मतलब जो है उसका जो एवरेज निकल के आ रहा है 45,000 रुपये, उसमें 2 का डिवाइड करेंगे। और ये जो क्यू का मतलब दोस्तों ये है कि आपका जो है 300 मैक्सिमम आपने 25 साल की सेवा मांगी गई है इसके अंदर। 25 साल के बाद में आपकी जो है सर्विस एक तरह से परिपक्व हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए 25 साल के 300 महीने हैं, तो 300 महीने आपके नीचे रहेंगे। अब क्यू का मतलब यह है कि आपने कितने महीने एक्चुअल में नौकरी करी है। अगर आपने 25 साल पूरे नौकरी करी तो उसका मान आपका 300 हो जाएगा, और अगर किसी ने 30 साल भी नौकरी करी तो मैक्सिमम मान इसका जो है 300 ही अपन लेंगे। और 25 साल से अगर कम किसी ने अगर 20 साल करी तो 20 साल अगर करी तो इसका जो है आपका 240 यहाँ पे रहने वाला होगा। और ये अगर 240 यहाँ के रखेंगे तो उसका देखिए ऑटोमेटिक कितना फर्क यहाँ पे आपकी पेंशन में पड़ जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली आपको समझ में आएगा, 25 साल नौकरी की तो 300, इसका क्यू का मान कितने महीने आपने नौकरी करी, और ये मैक्सिमम आप 300 ही ले सकते हैं, यानी 25 साल की ही नौकरी आपकी काउंट होगी। 25 साल से अगर ज़्यादा आप 30 साल कर रहे हो तो क्यू का मान फिर भी आपका 300 ही रहेगा, 300 ज़्यादा नहीं रहेगा। और 25 साल से अगर आप कम करते हो, जैसे 20 साल करते हो, तो इसका क्यू का मान जो है यहाँ पे 240 ही रह जाएगा। अब देखिए आईईसी यहाँ पे जो इसका व्यक्तिगत को जो कोर्स आ रहा है खुद का, वो यहाँ पे रहने वाला है जो उसके जो निवेश वगैरह। और बीसी बेंचमार्क ये है। देखिए बेंचमार्क की एक लिमिट यहाँ पे डिसाइड की थी, और वो मैंने आपको बता दिया था। सरकार एक डिफॉल्ट पैटर्न चुनती है, उसके आधार पे आपका जो है इंटरेस्ट वगैरह आपने जो निवेश किया उसके आधार पे कितना आपका जो कोर्स बन रहा है रिटायरमेंट तक, वो इन्होंने यहाँ पे लिया है 25 साल तक। तो उसके आधार पे ये है, और इसका भी जो है मान मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, इसको जो है इतना ही यहाँ पे रखा जाएगा। आईईसी का मान जो है बीसी से ज़्यादा नहीं रहने वाला है, इससे कम ही हो सकता है। अब यहाँ से अगर पेंशन निकालेंगे तो देखिए आपने पाँचों की पाँचों कंडीशन फुलफिल की तो आपका जो बेसिक था उसका आधा आपको मिल जाएगा। देखिए 45,000 था, यहाँ पे 22,500 आपका निकल के आ गया। अब देखिए सेकंड कंडीशन में आपको बताता हूँ, परिदर्श कर्मचारी फर्स्ट थर्ड और से 5 तक को शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी के पास देखिए यहाँ पे एक कंडीशन, उसने टाइम की जो 25 साल की लिमिट थी उसको इन्होंने 15 साल ही नौकरी की है। 15 साल के अंदर इनकी क्या निकल गया कि 180 महीने इन्होंने काम किया। अब देखिए पी, इन्होंने मान लिया कि अपनी जो है बेंचमार्क कॉर्प्स यहाँ पे, अब क्योंकि सर्विस कम है, वहाँ 50 लाख तो यहाँ 30 लाख सर्विस कम हो को जो है उसका सेवानिवृत्ति क्रम व्यक्तिगत कोर्स उसका 30 लाख माना गया है, और वो जो आपका बेंचमार्क कोर्स भी आपका 30 लाख माना गया है। अगर ये आंशिक निकासी वगैरह नहीं करता है तो देखिए P/2 यानी वही, अगर उसका 45,000 भी बेसिक होगा तो वो हो गया। अब देखिए यहाँ पे 300 महीने काम नहीं कर रहा, वो 180 महीने काम कर रहा है, और व्यक्तिगत कोर्स उसका सेम है। तो यहाँ पे उसने टाइम की जो बाउंडेशन वाली थी कि 25 साल मिनिमम सर्विस चाहिए, तो वो उसने फुलफिल नहीं की। तो देखिए उसका जो बेसिक था 45,000 होने के बावजूद भी उसकी जो पेंशन निकल के आ रही है 13,500 रुपये निकल के आ रही है। तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ होगा। इसका मैक्सिमम मान जो यहाँ पे 300 से ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए, 300 से ज़्यादा महीने भी अगर काम करते हो तो यहाँ पे मैक्सिमम 300 ही आपका लिया जाएगा। अब देखिए अगली कंडीशन जो है, कर्मचारी फर्स्ट थर्ड से जो है 5 तक शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी के पास 10 साल की अहर्क सेवा है, अंशदान महीनों की संख्या आधार पर। यहाँ पे 10 साल की नौकरी कर रहा है, तो यहाँ पे अब देखिए
आपका यहाँ पे 10 साल के करा तो 10 साल के हिसाब से 120 महीने हो गए, तो वो निकल के आए। अब यहाँ पे देखिए 10 साल की उसने नौकरी कर ली, लेकिन उसकी पेंशन जो है 9,000 रुपये निकल के आ रही है। लेकिन सरकार ने कहा था कि हम न्यूनतम 10,000 रुपये आपको देने जाएंगे, तो यहाँ पे जो 9,000 है इसमें जो भी कम पड़ रहा है वो सरकार अपनी तरफ से मिलाएगी और न्यूनतम आपको 10,000 रुपये का भुगतान यहाँ पे किया जाएगा। इसके आगे दोस्तों आपका परिदृश्य अगला है। यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ शर्तों को पूरा करता है, कर्मचारी को आंशिक निकासी की है। अब देखिए आंशिक निकासी कर सकते हो आप यूपीएस के अंदर भी, लेकिन उसका कितना बड़ा नुकसान आपको रहेगा वो यहाँ से आप समझ सकते हैं। पी का मान वही अपन 45,000 एवरेज पेमेंट है ना, 45/2। और क्यू का मान यानी इन्होंने यहाँ पे 10 साल की नौकरी की है, 120 महीने, तो 120 रख दिया, 300 महीने टोटल आपको नीचे रखे। आईईसी का मान, अब देखिए उन्होंने 25 लाख का कोर्स बन रहा था मान लो, और उसमें से उसने 3 लाख की निकासी यहाँ पे कर ली, 3 लाख की निकासी कर ली, तो उसका जो व्यक्तिगत कोर्स कितना बचा, 22 लाख बचा। वो 22 लाख बचा, बेंचमार्क तो 25 लाख फिक्स रहेगा बेंचमार्क, तो आपका जो कितना बन जाएगा अमाउंट वो रहेगा। अब इस यहाँ से अपन कैलकुलेशन करेंगे तो 8,800 रुपये आपका निकल के आएगा। अब यहाँ पे आपका जो है 8,800 ही आपको पेंशन मिलेगी, यहाँ पे 10,000 रुपये पेंशन नहीं मिलेगी 10 साल होने के बावजूद भी, क्योंकि आपने यहाँ पे आंशिक निकासी कर ली है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है। इसके आगे दोस्तों और आपकी कंडीशन अगली है। इसमें देखिए इन्होंने क्या किया, आपको 25 साल की नौकरी रखी और वो रखा, और आईईसी। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने जो है सभी आपकी जो सर्विस थी 25 साल की वो इन्होंने पूरी कर ली, और बेंचमार्क कोर्स ये हो गया, और ये आपका 45,000/2 हो गया, यानी जो अब 12 महीने का एवरेज हो सकता। और 45 लाख यानी 50 लाख जो व्यक्तिगत कोर्स बन रहा था उसमें उसने 5 लाख की मान लो निकासी कर ली, तो अब उसके पास में 45 लाख ही रह गया, या किसी बाय डिफॉल्ट इन्होंने जमा नहीं कराया कैसे भी, तो इनके 45 लाख ही रह गया। तो उस हिसाब से यहाँ पे इनकी जो पेंशन, वैसे अगर 25 पूरा कोर्स होता है इसका तो आपका जो है 22,500 पेंशन बनती, लेकिन ये कोर्स इनका निकासी होने के बाद कारण जो है इनकी पेंशन जो बनेगी 20,250 ही बनेगी, महंगाई भत्ता वगैरह जोड़ के। तो इस तरीके से आपका जो है डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे इन्होंने 10 लाख की निकासी कर ली, तो यहाँ पे अब देखिए इस हिसाब से फॉर्मूला बनेगा, 22,500 की जगह और पेंशन आपकी कम हो जाएगी। तो जितनी बड़ी निकासी आप करोगे उस हिसाब से आपकी पेंशन यहाँ पे कम होती जाएगी। तो ये क्लियरली आपको मेंशन समझ में आया होगा। अगर पूरी तरीके से सारी कुछ कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो 22,500 आपको जो आपका अंतिम एवरेज बेसिक था उसका आधा मिल जाएगा। अगर कोई भी कंडीशन आप फुलफिल नहीं करते हो तो फिर आपको जो यहाँ पे उस हिसाब से नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये देखिए आपको डीओ डीआर सब कुछ महंगाई भत्ता वगैरह दिए होते हैं इसके अंदर, तो ये क्लियरली आपको यहाँ से समझ में आया होगा। अब लमसम अमाउंट का मैं उदाहरण से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको किसी का बेसिक जो है 45,000 रुपये है और महंगाई भत्ता मानो 53% अभी चल रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो उसकी कुल उपलब्धियाँ अंतिम जब वो रिटायर हो रहा है आज की तारीख में तो 68,850 रुपये किसी भाई को मिल रहे होंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला है, एक मुश्त राशि लमसम अमाउंट जो उसको मिलेगा। इसमें देखिए अगर उसने 10 साल ही नौकरी करी, ये तो आपको अंतिम उसका वेतन आ गया बेसिक ओडी है। अब 10 साल नौकरी करनी, 6 महीने कितने पार्ट हो गए, 20 हो गए। अब इस हिसाब से इनको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 1,37,700 रुपये आपको मिलेगा। देखिए कैसे, 68,500 बेसिक प्लस डी हो गया अंतिम महीने का 10 हो गया, एल का मतलब जितने 6 महीने की पीरियड आपने ड्यूटी की। 30 साल अगर आपने नौकरी की तो यहाँ 60 रख देंगे, 20 साल की तो यहाँ पर 40 रख देंगे। उस हिसाब से आपको जो यहाँ पे सब चीज़ें कैलकुलेट होके आ जाएगी। आप यहाँ पे इधर देख पा रहे होंगे ये सारी चीज़ें। वर्तमान की अगर बात है 35 साल अगर किसी ने सर्विस की होगी तो उसको 4,21,950 रुपये मिल रहे होंगे। अगर किसी भाई का बेसिक अभी 45,000 रुपये पर रिटायर होता तो यहाँ से आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू।